हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, इसका हमने फेडरल रिपब्लिक पढ़ लिया था एंड आज की क्लास में हम रूल ऑफ लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, रूल ऑफ लॉ में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है AV डाइसी का। AV डाइसी को आप इन फ्यूचर थर्ड ईयर तक कहीं ना कहीं पढ़ते रहोगे, तो बेटर है कि आज की ही क्लास में AV डाइसी को आप समझो कि रूल ऑफ लॉ इन्होंने क्यों निकाला, कैसे निकाला, किसके लिए निकाला था। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ जो निकाला वो स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा कि कहाँ से निकाला गया है और क्यों निकाला गया है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, लॉ ऑफ रूल शब्द फ्रांसीसी वाक्यांश द प्रिंसिपे दे लेराइट से लिया गया है। ठीक है, इसको एक सेंटेंस बनाकर लिया गया और इसका मतलब होता है कानूनी सिद्धांत। ठीक है, मतलब हमारा एक तरीके से कानूनी पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा लॉ पर्सपेक्टिव क्या है वो। तो जी, इसको बनाया इसलिए गया कि जो शासक की मनमानी होती है उसके उल्टा उसके लिए कानून और न्याय बनाए जाए। अब पहले क्या होता था, शासक अपनी मनमानी करता था, किसी को न्याय दिया नहीं दिया, किसी को अपने वालों को बचा लिया, कुछ कर लिया, बेगुनाहों को सजा दे दी, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देखकर हमारे AV डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को की उत्पत्ति की थी, उसको उभारा था और उन्होंने बोला कि भाई यही एक सिद्धांत बचा है बस जिसकी हेल्प से हम लोग न्याय कर सकते हैं। तो जी इसके अंदर ये चीज़ रखी गई कि अपने सबसे मौलिक अर्थों में नियम कानून की अवधारणा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, जिस पर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्थापित होगी और स्थापित भी करना होगा। तो मतलब मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर आपको हर चीज़ का अधिकार है, चलने फिरने, घूमने, खाने पीने, पढ़ने, सांस लेने, हर चीज़ का अधिकार दिया गया है। हर चीज़ का, ऐसा नहीं है कि आप सांस ले रहे हो तो ये बस ये आपका वो था कि आप पैदा हो गए तो सांस लिए, नहीं। आर्टिकल 21 है आपको सांस दिलाने के लिए, राइट टू लाइफ। अगर वो नहीं होता तो कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो पाता और जितने लोग हैं वो भी मर जाते क्योंकि सांस लेने का अधिकार ही नहीं होता। तो वो भी एक अधिकार में रखा गया। ठीक है, उसके अलावा शिक्षा का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। और वो क्यों है? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री की वजह से है। तानाशाह में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ कोरिया आप ले लो, वहाँ पे कितने रूल्स हैं, कितने स्ट्रिक्टनेस है, सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ जो है तानाशाह की मर्ज़ी से चलेगा। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो जी, कानून का नियम समकालीन राजनीतिक आदर्शों को बनाने वाली वस्तुओं में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके अंदर हमारी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, मुक्त बाजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति, ओरिजिन। देखो, नियम की उत्पत्ति 13th सेंचुरी में हेनरी थर्ड के शासनकाल में हुई थी, जब इनके न्यायाधीश ने कहा था कि भगवान और कानून के अधीन राजा होना चाहिए। मतलब उसको सच बोलना चाहिए, उसको हर चीज़ का जो एक तरीके से फैसला है वो बिल्कुल ठीक करना चाहिए, ना कि गलत करना चाहिए। चाहे क्योंकि ये कानून है जिसे बनाया गया है राजा ने, हालांकि उन्होंने नियम के वाक्यांश का उपयोग नहीं किया, इसलिए नियम की जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसके ओरिजिन का श्रेय एडवर्ड कोक को जाता है। एडवर्ड कोक जो न्यायाधीश थे, जिन्होंने कहा था कि राजा को भगवान और कानून के तहत होना चाहिए और इस पूरी तरह कानून का जो वर्चस्व था उसको ख़त्म कर देना चाहिए, अधिकारियों को भी ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा मेरी वॉइस ख़राब हो रही है, बार बार मुझे ठीक करना पड़ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे अगेन पूछ लेना। तो ये चीज़ इसलिए बोली गई क्योंकि पहले ऐसा होता था, जो हमारे शासक होते थे ना, तो शासक के अंडर में बहुत सारे लोग होते थे, अधिकारी हैं, उप अधिकारी हैं, उनका ध्यान रखने वाले हैं, ये हैं, वो हैं, फलाने, बहुत सारे लोग होते थे। तो इन्होंने बोला कि राजा जो है ना, कानून और भगवान के बीच पॉजिटिव रहेगा और इंसान बन के रहेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजिली, बहुत आराम से न्याय भी हो जाएगा और ये जो सारे एक्स्ट्रा लोग हैं ये भी हट जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। इसके अलावा इन्होंने बोला, लेकिन नियम के कानून का जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत वास्ट तरीके से हमारे किसने बताया? प्रोफेसर AV डाइसी ने बताया। प्रोफेसर AV डाइसी जो थे, इन्होंने अपनी बुक संविधान के कानून का अध्ययन
के कानून का अध्ययन का परिचय बताया है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके अंदर इन्होंने बहुत वास्ट तरीके से बताया और उसको एनालाइज भी किया, उसका विश्लेषण भी किया। ठीक है, ये 1885 में आई थी ये बुक, और इस बुक के अंदर इन्होंने कानून के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करी है। डाइसी ने बोला कि कोई भी इंसान दंडित नहीं है या उसे कानून के रूप में शरीर या सामानों को भुगतने के लिए भी नहीं बनाया जाता, सिवाय ज़मीन के साधारण न्यायालयों के पहले कानून का एक अलग उल्लंघन करे। कि मतलब अगर उल्लंघन करते हैं तो ये वाली चीज़ें होंगी, अदरवाइज कोई पागल थोड़ी है कानून बनाएगा और एक एक को पकड़ के सज़ा देता रहेगा। ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की वकालत की और कानून सर्वोच्च को भी एक तरीके से उभारा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में बहुत से ऐसी शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो वही सेम हमारे जो कोक थे न्यायाधीश, उन्होंने जो बोला राजा कानून और भगवान के बीच में ही स्थित रहना चाहिए, वही सेम चीज़ एवी डाइसी भी बताना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपके एक्स्ट्रा लोग हैं इनको हटाओ, इनको कानून के अंडर में रखो, क्योंकि ये लोग भी तो बेवजह किसी को सज़ा दे रहे हैं ना। अगर कानून होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल पुलिस वाले हैं, सीआईडी है, कोई भी है, एफबीआई है, वो लोग गोली चलाते तो हैं, बहुत मजबूरी में चलाते हैं और पैर पे चलाते हैं, अदरवाइज़ वो कहीं और गोली चलाते हैं तो उनकी नौकरी छूट जाती है, उनको कानून के उसमें सज़ा दी जाती है। तो वो लोग जब हमारी रक्षा करने वाले उन लोगों को सज़ा मिल सकती है तो वो लोग किस खेत की मूली हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए एवी डाइसी ने बोला कि इन सब लोगों को हटाओ, इन सब लोगों को कानून के अधीन रखो, ना कि एक्स्ट्रा बनाकर रखो। कानून के अधीन रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला। अब हमारा आता है एवी डाइसी के सिद्धांत। एवी डाइसी के दो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। एवी डाइसी का सबसे पहला सिद्धांत है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता में वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सामान्य न्यायालयों की हेल्प से भूमि के कानून में सभी वर्ग के लोग इक्वल हैं, सभी कास्ट, सभी सेक्स, सभी जेंडर, सभी कलर के लोग इक्वल हैं और होने भी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपरी नहीं है और न ही कानून से नीचे है और न ही कानून के नज़र से हटकर है। तो बेटर है कि सब लोग इक्वालिटी के रूप में रहें, इसलिए सब इक्वालिटी बिफोर द लॉ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 रखा गया है। ठीक है, फिर आता है कानूनी आत्मा की प्रधानता। कानूनी आत्मा की प्रधानता, देखो ये जो है पूरी लाइन, ये कानूनी आत्मा न्याय की भावना को बताती है। ये जो कॉन्सेप्ट है इस सिद्धांत की वकालत करती है कि मतलब इस पर्सपेक्टिव की वकालत करती है कि कानून न्याय के अनुसार होना चाहिए, ना कि इसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, वो देश के लिए लिखित संविधान में हमारा सब चीज़ रखी गई है, अधिकार रखे गए, स्वतंत्रता रखी गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता रखी गई है, तो उन अधिकारों के खिलाफ कौन जाएगा। ठीक है, तो संविधान एक ऐसा उन्होंने बोला कि रिसोर्स नहीं है कि उससे हम बस आर्टिकल्स जाने या कुछ करें, बल्कि लोगों को अधिकारों का परिणाम है, लोगों के अधिकारों का रिजल्ट है कि हाँ लोगों को अधिकार मिले हैं, किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। इस तरीके से अधिकार न्यायिक निर्णयों का परिणाम होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव और हमारे न्याय सब चीज़ों का एक रिजल्ट होना चाहिए, इन्होंने ये बोला है। पासा के सिद्धांत की आलोचना, डब्ल्यू पैटन। देखो इससे पहले देखो प्रोफेसर डाइसी का सिद्धांत था जो 19th सेंचुरी का बिहेवियरलिज्म है, इनके लिए इतना स्वीकार्य हो जाए कि बाद के वर्षों में इनकी क्रिटिसाइज जो है वो रही ही नहीं। तो एवी डाइसी ने किए कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ कॉन्क्लूजन निकाले, और वो जो कॉन्क्लूजन है वो अब हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है डब्ल्यू पैटन। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संघर्षों के उल्टा यूके का संविधान और नियम से हम डिसीजन के तौर पे एक चीज़ उठाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बहुत जगहों से लिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ कि जब भारत को जिस जगह पे जो अच्छी चीज़ दिखी, भारत ने उस जगह से वो चीज़ उठा ली और उठाने के बाद वो चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। ठीक है, उसी बिहाफ पर हमारा जो एक कंट्री है वो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाई है, प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है। तो जी अब ये वाली चीज़ डब्ल्यू पैटन में, ये वाली चीज़ इन्होंने कॉन्क्लूजन में बोली कि ऐसा ही करो,
दूसरी ओर डाइसी ने यह भी कहा था कि संविधान में अमेंडमेंट्स करते टाइम, संविधान को बनाए रखने के टाइम पर नियम कानून का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी इसलिए क्योंकि यूके में ये चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है, इस वजह से। तो इस दावे का शब्दों में JW पैटर्न द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, ये निसंदेह अतीत की विशेषताएं हैं कि कानून के शासन से डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। अब बिना डिसीजन मेकिंग के, अब भैया मुझे कहीं जाना है, मैं पहले डिसाइड ही तो करूँगी ना, हमारा ग्रुप हम सब पहले डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हाँ हम इस जगह। अब ऐसा तो नहीं है 20 सड़क पे खड़े होकर ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से, बस से, मेट्रो में खड़े होकर सोचेंगे कि यार कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। पहले हम डिसीजन लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम वहाँ पहुँचेंगे। तो वही सेम चीज़ एवी डाइसी ने बोला कि कानून बनाने के लिए भी पहले डिसीजन लो, ताकि लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो, और फिर उसको कानून संविधान की किताब में रखो, अदरवाइज मत रखो। ठीक है, नेक्स्ट है वेड ऑफ फोर्सिथ। वेड ऑफ फोर्सिथ को इंग्लिश में भी वेड ऑफ फोर्सिथ ही लिखेंगे। ये वकालत में कानून का कोई समानता नहीं है। इंग्लैंड में भी वहाँ के रूप में रेक्स गैर विरोध पेकार के सिद्धांत का पालन राजा को दी गई अनुमति थे, और राजा कोई गलत वे में मतलब उस चीज़ का यूज़ नहीं करता था। राजा को प्रदान की गई जो सिक्योरिटी थी वो उनके लिए एक आंख बंद करने और कानून के हेल्प से चलाने के लिए रखी गई थी, बस ये वो है। WI जेनिंग, उन्होंने अपनी पुस्तक में डाइसी द्वारा प्रस्तावित कानून के नियमों के 3 सुझाव दिए थे। ठीक है, उन्होंने 3 सुझाव दिए। उन्होंने ये बोला कि 3 सुझाव देने के बाद उसकी खुद ही आलोचना भी कर दी। शासन के नियमों को आवंटित पहला अर्थ कानून का वर्चस्व था, यानी गवर्नमेंट की तरफ से एक व्यापक, एक बहुत वास्ट पावर को रियलिटी में बाहर लेकर आना, ये वो था। और उस रियलिटी को कानून के रूप में मोड़ देना, ना कि उसको कोई गलत वे में इस्तेमाल करना, ये था। डाइसी मनमानी और विवेकाधीन पावर्स के बीच में अंतर बताते हैं, और वो कहते हैं कि मनमानी करना और कानून के अकॉर्डिंग उसको न्याय देना, वो चीज़ दोनों में फ़र्क है। भले से ठीक है, मुझे पता लग गया कि इसने चोरी की है, इसके हाथ काटने हैं, और फिर लेकिन मैं उसको कानून के सामने लेके जाऊंगी, और कानून मांगता है सबूत। अगर उसको सबूत मिलता है तो हाँ, अकॉर्डिंग टू कानून फिर उसके हाथ कटेंगे ही कटेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने बोला कि एवी डाइसी ने, कि आप बेवजह बेफिजूल में दिमाग में चला, हो सकता है कि उसने चोरी नहीं की हो, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, वो सच बोल रहा हो, और अगर कानून को ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं तो फिर वो बच जाएगा, उसको ज़बरदस्ती क्यों गुनाहगार साबित करना, ये वाली चीज़ है। डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जिस पे आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है। शॉर्ट नोट में आपको 3 या 4 पेज का आंसर लिखना होता है स्टूडेंट्स, बाकी वास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 6 या 7 पेजेस का आंसर लिखना होता है। उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। सबसे पहला आता है हमारा संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आप जानते हो भारत में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने हैं, ठीक है, उन सबको के रिगार्डिंग हमारे अमेंडमेंट्स बने, और उन्हीं अमेंडमेंट्स के थ्रू बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो भारत में नियम कानून की अवधारणा को उपनिषदों में वापस खोजा जाता है। महाभारत, रामायण, 10 आज्ञा, धर्मचक्र, इन सभी में ये चीज़ें निशान पाए जाते हैं। देखो, मॉडर्न टाइम में कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है जिसकी हेल्प से हम कानून को समझ सकें, मतलब कानून बनाया गया, ठीक है, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बुक को सब कुछ वगैरह वगैरह सब हुआ, लेकिन आज का टाइम ऐसा कोई नहीं है जिसमें हम निकालें कि हाँ भैया यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जा सकता है, यहाँ से समझा जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। हमारे संविधान में सिर्फ डाइसी ने ही कानून के नियमों को बताया, उसके अलावा ब्रिटिश भारत की ही कुछ कार्यवाही, कुछ चीज़ों की हेल्प से भी हमें पता लगा। जैसे हम जब गुलाम थे, इंडिया गुलाम था, तब इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो सब अपने ही अकॉर्डिंग कानून बनाते थे जिससे उन्हें फ़ायदा हो, ना कि भारतवासियों को फ़ायदा हो। तो उन सभी कानूनों को परिवर्तित करके, चेंज करके गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे बहुत सारे जो सारे नेता थे उन सब ने मिलके एक अच्छा रूप दे दिया था। ठीक है, ये वो वाली चीज़ है। इसके साथ साथ आगे अनुच्छेद 13 क्लॉज
1 जो है उसमें कहा गया है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संविधान में विफल होने के अनुरूप बनाया जाता है, जिससे इसे अमान्य घोषित किया जाएगा। इस तरीके से बनाया गया हर कानून संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुरूप ही होना चाहिए। हमारे संविधान का जो प्रिएम्बल है उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता शब्द शामिल हैं। ठीक है, जस्टिस है, इक्वालिटी है और फ्रीडम है, ये तीनों वर्ड शामिल हैं। और किसी भी असमानता के बीच एक न्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्पष्ट संकेत भी दिया जाता है। डाइसी बोलते हैं कि कानून के रूप में इक्वालिटी के साथ इक्वल इंडिया के संविधान के अनुच्छेद 14 को भी शामिल करो, क्योंकि वो कानून के समक्ष समानता को डिस्क्राइब करता है। इस वजह से उसके साथ साथ जीवन जीने के अधिकार को और हमारे बहुत सारे अधिकारों को भी रखो, लेकिन जीवन जीने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में एक गारंटी वाला अधिकार दिया गया है जिसको कभी नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक घोषणाएं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। संवैधानिक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हुए थे, इनके अलावा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी होती हैं भारत के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नियम कानून को संविधान की एक पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है, या इसलिए इसे संसद भी निरस्त या फिर नष्ट नहीं कर सकता है। कई न्यायवादियों ने इस बात का विरोध भी किया कि कानून का आधार वो आधार है जिस पर हमारा संविधान स्थापित होता है। हाई कोर्ट के सामने एक मामला न्यायमूर्ति RS पाठक ने पेश किया था। ये याद रखना चाहिए कि हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है या फिर लॉ है उसके नियम को स्थापित करो, और किसी भी प्रणाली में इस तरह के डिज़ाइन को रखो कि शक्ति की कल्पना करना असंभव हो जाए और लोग मनमाने तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करना भी बंद कर दें। ठीक है, कि मतलब लोग मर्डर कर दिया, जी हाँ भैया बाप का बहुत पैसा है, चलेगा, बाप बचा लेगा, जेल से भी निकाल लेगा, नहीं। ये चीज़ को हमारे न्यायमूर्ति RS पाठक ने बोला कि मनमाने ढंग से चीज़ों को करना, अब अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को ख़त्म करो तो बेटर होगा। ठीक है, न्यायिक निर्णयों ने राज्य की तरफ से किसी भी मनमानी मुकाबला करने के लिए चीज़ों की भूमिका को ख़त्म करा। भारत में एक कैरपेक की संधि एपेक्ट कोड की हमारा एक कार्यप्रणाली राज्य होने के नाते आयोजित किया जाएगा और उसमें कानून को ही सामने रखा जाएगा। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो को था केस, उसको इसके अंदर एग्जाम्पल रखा जाता है। नेक्स्ट है विश्लेषण, एनालिसिस। देखो, एनालिसिस में तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनालिसिस में हमारे AB डाइसी ने ही सब चीज़ों को एनालाइज किया है, उन्होंने बताया है। उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज़ लॉ। ठीक है, कि मतलब एक लॉ को हम किस तरीके से ले सकते हैं और रूल ऑफ लॉ को हम किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सभी लोगों के लिए, तभी जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया और लोगों के लिए न्याय खड़ा हो पाया, न्यायालय बन पाया जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। सो आपका आ जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको आपके आंसर्स की 2-2 लाइनें उठाकर लिखना है, बाद में अपना पर्सपेक्टिव डालना है कि भाई AB डाइसी ने बिल्कुल ठीक करा। रूल ऑफ लॉ के जो जनक हैं वो AB डाइसी हैं, उन्होंने ही सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जाना, पहचाना और हम लोगों तक पहुंचाया। ओके स्टूडेंट, सो आपका जो फेडरल रिपब्लिक है और रूल ऑफ लॉ है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़ेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।